प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं जेडीएस पटेल। पुराने सेशन में जो पार्ट्स कुछ छूटे हुए थे उनको आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हमने देख लिया था, कूलाम्ब सलाह देखा था। कूलाम्ब सलाह के बाद में हम तीव्रता के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और उसमें हमारा रहेगा विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो समान या सजातीय, जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर वितरित हो या एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तब आप कह सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव कहाँ पर हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो हम जानते हैं कि कुचालक पदार्थ के अणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होते, इसलिए वो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करने देते। परंतु यदि देखा जाए तो ये कुचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कुछ कुचालक पदार्थों में जो धन आवेश है, पदार्थ के अणु में जो धन आवेश है और जो ऋण आवेश है, उनका सेंटर संपाती होता है, इसलिए वो उदासीन होते हैं। जैसे कि CH4 है, HCl है। परंतु कुछ दूसरे पदार्थ है जैसे H2 अणु है, उसमें हम देखते हैं कि वो उदासीन नहीं, उसमें आंशिक रूप से एक सिरे पर ऋण आवेश होता है और एक सिरे पर धन आवेश होता है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी अणु के एक छोर से इलेक्ट्रॉन दूसरे छोर पर जितने विस्थापित होते हैं उतना परिमाण विपरीत आवेश उस छोर पर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश यदि एक दूसरे से कोई ज़्यादा दूरी नहीं होती है अणु परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेश और धन आवेश के बीच की, इसीलिए हमने छोटी सी परिभाषा दी है। दो समान परिमाण के विजातीय आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, जैसे कि -q और ये +q, कितनी दूरी है इनके बीच की? 2a। यदि ये अल्प दूरी पर है तो इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब इसका अपना आघूर्ण कितना है? द्विध्रुव का आघूर्ण द्विध्रुव का आघूर्ण को हम वेक्टर p से डिनोट से करते हैं और इसका मान होता है द्विध्रुव का आघूर्ण से मतलब इसकी अपनी खुद की विद्युत क्षमता, इसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फोर्स। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किस किस बातों पर डिपेंड करेगा? यदि उसके छोरों पर या सिरों पर आवेश का परिमाण ज़्यादा होगा तो उसका आघूर्ण का मान ज़्यादा होगा। साथ ही यदि उसके छोरों के बीच की दूरी अर्थात उसके सिरों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा अधिक होगी उसके आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होता है। इस बात को हम पिछली क्लास 11th में भी देख चुके हैं कि बल आघूर्ण का मान कितना होता है। बल के परिमाण और आघूर्ण भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। चूँकि यहाँ विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा यदि विजातीय आवेश उसके सिरों पर होगा तो उस पर विद्युत बल उतना ही ज़्यादा लगेगा और आघूर्ण भुजा अर्थात लंबाई, दोनों विपरीत सिरों के बीच की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। इसीलिए विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q.2L। मैंने यहाँ 2L के ऊपर इंडिकेट किया वेक्टर नोटेशन का। इसका मतलब सीधा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा 2a के अनुदिश। यहाँ पर हम 2L के बजाय हमने क्या लिया है? दूरी 2a ली है। आघूर्ण की लंबाई, द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई 2 है तो 2a की अनुदिश होगी। अब दिशा किधर होगी? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। की ओर होगी।
यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो P का मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक होता है कूलाम और 2 है लंबाई तो कूलाम मीटर। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र को हम सीधा देखें, कूलाम चूंकि हमारी मूल राशियों में नहीं है, आवेश की मात्रा है, इसकी यदि मूल राशि के ऊपर चले जाएं तो हम जानते हैं धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो Q बराबर IT, ये मूल राशियों में शामिल है। I को हम एम्पियर से डिनोट से करते हैं। तो P का विमीय सूत्र, धारा का मात्रक एम्पियर, तो A से डिनोट से करेंगे टाइम, और डिस्टेंस को अपन L से डिनोट से करेंगे, P का विमीय सूत्र हुआ। हम विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों देख चुके हैं। अब आगे की बात आती है द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो पहले अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है AB, जो कि -Q + Q सिरों से मिलकर बना हुआ है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ भी A है और यहाँ ये 2A डिस्टेंस है, तो इतनी डिस्टेंस A होगी। ये इसका मध्य बिंदु ले लें। यदि अक्षीय स्थिति में बिंदु P को हम लें तो अक्षीय स्थिति का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर यदि बिंदु P है, अर्थात द्विध्रुव के लंबाई की सीध में द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर यदि बिंदु P है तो हम उस बिंदु P को द्विध्रुव के सापेक्ष एक्सियल पोजीशन अक्षीय स्थिति में कहते हैं। अब इस बिंदु P पर यदि हमें विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाना है या गणना करनी है तो इसको हम दो भागों में थोड़ा सा किस्तों में ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। पहले तो विद्युत द्विध्रुव के B सिरे पर जो +Q आवेश है, इस +Q आवेश के कारण पॉइंट P पर तीव्रता कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं E ड्यू टू +Q। कूलाम के नियम से तीव्रता का मान हमको पता है। तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश रखें और उस एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है उस बल को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर अपन +1 कूलाम आवेश मान लें तो कितना होगा, कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q क्रॉस 1, और डिस्टेंस कितनी होगी BP, BP का स्क्वायर। दिशा किधर होगी, BP दिशा में। यदि आप BP डिस्टेंस को R और A के पदों में व्यक्त करना चाहें तो 1/4πε0 Q, चूंकि OP का मान है R और इसका मान है ये डिस्टेंस हमने कितनी दूरी ली है, R दूरी ली है, और ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल 2A है, तो ये डिस्टेंस अपनी ये हो गई, तो R - A का होल स्क्वायर। दिशा तो BP ही रहेगी। यदि आप BP दिशा को वेक्टर नोटेशन में व्यक्त करना चाहते हो तो हमको पता है कि इसके आघूर्ण की दिशा P माइनस से प्लस की ओर होती है और BP भी किधर से है, माइनस से प्लस की ओर। तो हम एक ऐसी भौतिक राशि का यहाँ पर मल्टीपल कर सकते हैं जो इसके परिमाण को प्रभावित नहीं करे और दिशा को दर्शा दे। तो अपन कह सकते हो, देखना हमने एकांक वेक्टर लिया है P कैप, मतलब P का गुणा 1 हुआ है तो परिमाण उतना ही रहेगा पर इसमें दिशा आ जाएगी वेक्टर। यस। अब यदि हम विद्युत द्विध्रुव के दूसरे छोर दूसरे सिरे -Q आवेश के कारण तीव्रता की बात करें तो वो होगी 1/4πε0 Q गुणित 1, कितनी डिस्टेंस होगी, AP²। दिशा किधर रहेगी, P to A। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर हमने एकांक धनावेश लिया है और यह विद्युत द्विध्रुव का ऋण आवेश है, तो धनावेश ऋण आवेश के बीच में आकर्षण बल लगेगा, अर्थात वो इसको आकर्षित करेगा। ये P दिशा में होगी। यदि हम वेक्टर P के पदों में इसको लिखना चाहें तो E ड्यू टू -Q 1/4πε0 Q, AP का मान भी अपन R, और ये ज़्यादा हो गया, बढ़ गई दूरी है, AP R प्लस A का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कह सकते हैं P के अनुदिश नहीं, अपोजिट टू P, तो
यूनिट वेक्टर P हो गया। ये दो बातें हुई अपनी। यदि हम विद्युत द्विध्रुव के पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता की बात करें, जिसको हम कह सकते हैं अच्छी स्थिति में बिंदु P पर तीव्रता, तो आप इसको जोड़ सकते हो। दोनों का इकट्ठा प्रभाव कितना होगा, E ड्यू टू प्लस क्यू प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू। यहाँ पर मैंने प्लस लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, चूंकि हम पहले ही दिशा को चिन्ह के द्वारा दर्शा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपको प्लस लिखना है। दोनों का मान हम रख देंगे 1/4πε0 क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप माइनस 1/4πε0 आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसमें भी पी कैप है और इसमें भी पी कैप है। जो चीज़ें कांस्टेंट है या बाहर है कॉमन, उनको बाहर कर दो, क्यू भी बाहर हो जाएगा, पी कैप भी बाहर हो जाएगा। यहाँ पर होगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको यदि अपन हल करें तो q/4πε0, यस एलसीएम लेंगे, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर r माइनस ए का होल स्क्वायर, और दिशा होगी एलन पी कैप विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा में। इसको फिर यदि हम हल करेंगे तो हम सब जानते हैं, एक्सपांड करेंगे, इसमें r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसमें भी आएगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसमें भी आएगा। चूंकि ऋण का चिन्ह है तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ से +2r है और यहाँ से +2r है, टोटल हो गया 4r है। चूंकि ये गुणा में है तो अपन स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। आगे यदि अपन इसको वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर P है, यदि P के नोटेशन में लिखना चाहें तो हमको पता है P का मान होता है q.2a। यहाँ से हमने 2a को आउट कर लिया तो क्या बचा 2r, और यहाँ से r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 1/4πε0 ये वेक्टर E आ गया। q.2a होगा विद्युत द्विध्रुव का अपना स्वयं का आघूर्ण, जिसको अपन बोलेंगे P, तो हम स्पष्ट लिख सकते हैं 2pr। यहाँ पी कैप लिखना है क्योंकि मैंने वेक्टर नहीं दर्शाया है। 2pr 1/4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। वेक्टर P के ऊपर यदि मैं वेक्टर का नोटेशन लगा देता हूँ तो इसमें दिशा ऑटोमेटिक आ जाती है। यही विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसको यदि आप देखना चाहें कि हमारा जो विचाराधीन बिंदु P है जो O से r दूरी पर है, उसकी दूरी इसकी लंबाई की तुलना में बहुत ज़्यादा है। वैसे भी ये द्विध्रुव के दर्शन हमको अणु, ध्रुवीय अणु या अध्रुवीय अणु में दिखता है, तो बहुत छोटी सी डिस्टेंस में ये सेपरेटेड होते हैं, पृथक रहते हैं। तो हम कह सकते हैं यदि r का मान बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, a से, तो उस स्थिति में हम a स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, या r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग बराबर क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर। तो हमारा ये होगा 1/4πε0 2pr अपान r पावर 4 अर्थात r3। यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब हम दूसरी बात करें, निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, आपको याद करवा दूं कि बिंदु P यदि विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव के P की दिशा में है ना, तो हम उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। निरक्षीय स्थिति के लिए वही, यदि हमने ये ए बी विद्युत द्विध्रुव लिया है जो कि +q - q से मिलकर बना है, इसका मध्य बिंदु वो है, इसकी टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये डिस्टेंस a होगी। अक्षीय स्थिति के बजाय अपन आप बिंदु P को निरक्षीय स्थिति में ले जाते हैं। निरक्षीय का मतलब बगल में, P की दिशा में नहीं, साइड में, लंबवर्धक पर। बिंदु P को मैंने निरक्षीय पोजीशन में ले लिया है और ये डिस्टेंस हम r ही लें तो हमको पता है त्रिकोणमिति से ये साइड का मान भी आ जाएगा,
ए पी भी होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी पी भी होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डायरेक्ट हम कह सकते हैं बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी होगी, 1/4πε0 क्यू अपान डिस्टेंस का स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और दिशा रहेगी इसकी, चूंकि यहाँ पर प्लस एक आवेश। हम जानते हैं जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है तो तीव्रता का मतलब ही होता है उस बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल। चूंकि ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ड्यू टू प्लस क्यू का मान इस दिशा में होगा। परिमाण इतना होगा और दिशा होगी किधर, हम कह सकते हैं BP, एलॉन्ग BP। यहां पर अपन वेक्टर P के नोटेशन में व्यक्त नहीं कर सकते। अब E ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा, 1/4πε0, ये स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, 4πε0 क्यू अपान वही आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। हाँ, इसकी दिशा कितनी होगी, परिमाण तो उतना ही है, क्यों, क्योंकि Q.1 डिस्टेंस इक्वल, तो दोनों के द्वारा जो एकांक धन है उस पर बल लग रहा है उसका परिमाण समान है, तो हम कह सकते हैं पर इसकी दिशा होगी PA, एलॉन्ग PA। चूंकि यहां पर एकांक धन आवेश पर दो समान परिमाण की, यस, मॉड ऑफ E ड्यू टू प्लस क्यू इज जस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ E ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों का परिमाण समान है। और वो कितना है, लिखा हुआ है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों का परिमाण समान है, इसलिए यहां P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, निरक्षी स्थिति में बिंदु P पर जो कि विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर है उस पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ब्रॉडसाइड पोजीशन निरक्षी स्थिति में हम कह सकते हैं कि कितनी होगी। तो यहां पर एक चित्र मैं बनाने जा रहा हूं, ये E ड्यू टू प्लस क्यू है, ये E ड्यू टू माइनस क्यू है। हमको पता है यहां पर चूंकि ये भुजाएं समान है तो ये कोण समान होंगे, और हम यहाँ बिंदु P पर EQ और E माइनस क्यू की दिशा के बीच में कोण कितना होगा, डबल थीटा होगा। तो यहाँ पर भी कोण का मान कितना होगा, डबल थीटा होगा, परिमाण समान है। तो परिणामी सदिश की दिशा E निरक्षी की दिशा इन दोनों के कोणार्धक पर होगी, अर्थात थीटा यहाँ भी होगा और थीटा यहाँ भी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के परिमाण समान है। तो परिणामी सदिश योग के नियम से इन दोनों के लंबवर्धक पर होगा, अर्थात इन निरक्षी की दिशा होगी। और किस दिशा में होगी, यदि इसको हमने यहाँ P लिया है, ये PA था, BP था, ये PA था, तो ये हो जाएगा PN। यहाँ पर मैंने नोटेशन PN बता दिया। तो ये निरक्षी का मान कितना होगा, इसका कौन सा कंपोनेंट इस दिशा में प्रभावी होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ E ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ E ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा। चूंकि दोनों के परिमाण हम लिख दें 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, इसका परिमाण भी उतना ही है 1/4πε0 या Q/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों समान पद हैं, डबल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 2Q/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू भी अपन नोट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बाय हाइपोटेनस A/√r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अपन पावर हाफ में लिख सकते हैं। ये पावर फुल है और ये पावर हाफ है, तो पावर 3 हाफ हो जाएगी।
ये कुल मिला के बन गया q डॉट 2a 1/4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3। आप दिशा अपन ने बता दिया एलॉन्ग नॉट पी ए नॉट बी पी, बट डायरेक्ट यहाँ ये बीपी दिशा में थी, ये पी ए दिशा में थी, पर परिणामी सदिश जो बिंदु पी पर तीव्रता है उसकी दिशा एलॉन्ग पी एन होगी। और एलॉन्ग पी एन को हम यदि अभी पी के नोटेशन में बोल दें तो इट इज जस्ट अपोजिट टू पी कैप। पी कैप की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव की, और यहां पर दिशा किधर है? अपोजिट। द्विध्रुव का आघूर्ण पी की दिशा के विपरीत है, इसलिए मैंने एकांक पी कैप सदिश लिया है और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से मैंने माइनस पी कर दिया है। चूंकि ये वेक्टर पी आ जाएगा, यदि p लिखता हूं और उसके ऊपर वेक्टर लिखता हूं तो इसका काम ऑटोमेटिक समाप्त हो चुका, और इस माइनस नोटेशन को मैं यहां कर दूं 1/4πε0 r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये ई निरक्षीय में मान आ चुका है। फिर वही बात, यदि द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में जो विचाराधीन बिंदु हम विद्युत क्षेत्र का बिंदु ले रहे हैं या विद्युत क्षेत्र में कोई दूरी ले रहे हैं, आर दूरी ले रहे हैं, और आर दूरी का मान बहुत ज़्यादा है उसकी द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में, अर्थात आर का मान बहुत ज़्यादा है किससे? ए से। तो हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उस स्थिति में मान आ जाएगा ई निरक्षीय का मान होगा 1/4πε0 माइनस में लिख रहा हूँ p/r स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 1/4πε0 p वेक्टर p/r³। यदि हम बात करें ये अक्षीय की और ये निरक्षीय की, तो कुछ भी ज़्यादा विशेष क्या अंतर आया? ये अक्षीय का मान था, आपको याद होगा 1/4πε0 वेक्टर 2p/r³, और ई निरक्षीय का मान आया माइनस 1/4πε0 वेक्टर p/r³। प्लस और माइनस केवल दिशा को दर्शा रहे हैं कि अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता है वो वेक्टर p के अनुदिश होती है, और निरक्षीय स्थिति में जो दिशा है वेक्टर p के अपोजिट दिशा में होती है। और परिमाण की बात करें, यदि माड लें, माड ऑफ अक्षीय और माड ऑफ निरक्षीय की बात करें, परिमाण कितना है, तो स्वाभाविक है हम इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 2/1 होगा। यहाँ से पता चलता है कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान दुगना होता है और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान आधा होता है अक्षीय की तुलना में। अर्थात यदि विद्युत द्विध्रुव से हम अक्षीय स्थिति में r दूरी पर लेते हैं तो तीव्रता निरक्षीय की तुलना में डबल होती है, और यदि r दूरी पर हम लेते हैं तो अक्षीय स्थिति की तुलना में निरक्षीय स्थिति में आधी होती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा चिन्ह का ध्यान रखना है कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यदि यहाँ पर p अक्षीय की बात करो इधर होती है, और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता जो है उसकी दिशा है किसके समांतर? द्विध्रुव के अक्ष के समांतर, मगर विपरीत दिशा में। किधर से किधर की ओर? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। इस प्रकार से हमने जो पिछले लेक्चर में कुछ पॉइंट्स छूटे थे वो आज कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम अगले सेशन में किस पर चर्चा करेंगे? अगले सेशन में हम विभव और द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में विभव की गणना करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारा जो लेक्चर है कुछ तो आप लोगों के लिए सीखने के लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि आप इससे सीख सके हैं तो निश्चित है खूब इसका अध्ययन करें, देखें। कहीं पर आपको कुछ हॉट स्पॉट है, कहीं पर आपकी कुछ परेशानी है, तो आप ज़रूर हमको आपकी जो परेशानियों से अवगत करा सकते हैं। मैं अपना जो पूरा बायोडाटा या डिटेल्स आपको आगे भेज दूंगा। अभी तक इतना ही।